हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर फ्रॉम विक्टोरियन एज जिनका नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। में से काफी लोग ने इनकी बहुत सारी पोएम्स पढ़ी होगी, स्पेशली ग्रेजुएशन में ब्रेक 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 आपने पढ़ी होगी एंड यूलिसेस। इसके अलावा भी बहुत सारी पोएम्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपको पैटर्न पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, और आपको इंपॉर्टेंट वर्क्स भी पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनका टाइमलाइन। तो 1809 में इनका जन्म होता है समर बाय लिंकनशायर। तो आप जगह का नाम याद रखिए, लिंकनशायर में इनका जन्म होता है। ओके। और इनकी डेथ होती है 1892 में। ये 83 ईयर्स के थे जब इनकी डेथ होती है। सरे इंग्लैंड में, सरे में होती है, इंग्लैंड में जगह है ये। ओके। अगर हम बात करें इनकी एजुकेशन की, तो इनकी एजुकेशन होती है ट्रिनिटी कॉलेज। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज का एक कॉलेज है, यहाँ इनकी एजुकेशन होती है और इन्हें टिम्बक्टू के लिए अवार्ड भी मिलता है। इनकी शादी होती है एमिली सेलवुड से। एमिली सेलवुड से 1850 में होती है। 1815 इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट ईयर रहा, क्योंकि कई सारी घटनाएं होती हैं इस साल में, तो आपको याद रखना है 1850। हम डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है इनके इनकी लाइफ में। ही इज कंसीडर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। अगर हम बात करें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज की, तो यहीं पे इनकी मुलाकात होती है ऑर्थर हेनरी हेलम से। AHH नाम से आपको देखने को मिलते हैं ये इन मेमोरियम में। इनसे इनकी मुलाकात होती है और यहाँ पे फ्रेंड बनते हैं। एक ग्रुप ये बनाते हैं लोग, एपोसल्स। एपोसल्स नाम का एक ग्रुप था। 1830 में ये ग्रुप बनता है, जिसके पार्ट थे टेनिसन एंड आर्थर हेनरी हेलम। ओके। 1850 में ये पोएट लॉरेट बनते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये पोस्ट सैमुअल रोजर्स को पहले दी गई थी। सैमुअल रोजर्स, इनको ये पोस्ट ऑफर की जाती है, बट इन्होंने इस पोस्ट को रिफ्यूज कर दिया था। क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसके रिफ्यूजल के बाद टेनिसन पोएट लॉरेट बनते हैं, तो आपको नाम याद रखना है, सैमुअल रोजर्स के रिफ्यूजल के बाद। कब बनते हैं ये? तो 1850 में पोएट लॉरेट बनते हैं। ये सारे पॉइंट्स अभी आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। और इन्हें गोल्ड मेडल बनता है टिम्बक्टू के लिए। कैम्ब्रिज में इन्होंने अपना पहला कलेक्शन पोएम का लाया, जिसका नाम था पोएम्स बाय टू ब्रदर्स। ठीक है, पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, आपको कलेक्शन का नाम याद रखना है। ये इनका पहला कलेक्शन था। इसके बाद 1830 में इनका एक और कलेक्शन आता है, पोएम्स चीफली लिरिकल। ये इनका, हम कह सकते हैं, इंडिविजुअल कलेक्शन रहता है, पोएम्स चीफली लिरिकल। एक और कलेक्शन ये लाते हैं 1833 में, जिसका नाम था पोएम्स। ओके। 1842 में इनका पोएम्स का कलेक्शन आता है, अगेन 1842 में। ठीक है, 2 वॉल्यूम एडिशन ऑफ पोएम्स। तो ये आपको कुछ कलेक्शन के नाम याद रखने हैं, और फिर बीच बीच में आपको क्वेश्चन बताते रहूंगी। 1850 में इन मेमोरियम पब्लिश होता है। ये पोएट लॉरेट बनते हैं और एमिली सेलवुड से इनकी मैरिज होती है। तो ये 3 वजह है जिसकी वजह से 1850 इनकी लाइफ में एनएस मिराबलस रहता है। एक और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि इन्हें लॉर्ड की उपाधि कब मिलती है? तो 1884 में इन्हें पीयरेज मिलता है। हालांकि इन्हें पहले भी ऑफर किया गया था, बट इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ओके। 1865 में भी इन्हें ऑफर किया गया था बैरोनेटसी, एंड 1868 में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। तो फाइनली इन्होंने 1883 में एक्सेप्ट किया पीयरेज, और 1884 में इन्हें क्वीन विक्टोरिया उन्हें बैरन टेनिसन बनाती हैं, बैरन टेनिसन ऑफ एल्डवर्थ इन द काउंटी ऑफ ससेक्स। ठीक है, और इन्हें सीट मिलती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो ये भी आप याद रखेंगे। इनकी पोएम में आपको विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। ओके। डब्ल्यू एच ऑर्डन का एक स्टेटमेंट है इनके बारे में, टेनिसन वॉज द स्टूपिडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट। स्टूपिडेस्ट, STUPIDEST। Tennyson was the stupidest of all English poets. There was little about melancholia he did not know. There was little else that he did. ये आपको लाइन याद रखनी है। T.S. एलियट का एक स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है,
the saddest of all English poets whose technical mastery of words and language provided a surface to his poetry's depth through the abyss of sorrow. ये लाइन आपको याद रखनी है। और इनका प्ले है पैकेट, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन और उसके माध्यम से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते जाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इंक्लूड कोरिक सॉन्ग। तो कोरिक सॉन्ग है द लोटस ईटर्स में, ठीक है। लोटस ईटर्स आपको याद रखनी है, इसमें कोरिक सॉन्ग है, टीयर आइडल टीयर्स भी आपको देखने को मिलेगा इसमें, सॉरी टीयर आइडल टीयर्स आपको देखने को मिलेगा द प्रिंसेस में, ठीक है। द लोटस ईटर्स में आपको मिलेगा कोरिक सॉन्ग, ये आप याद रखिएगा। एंड ये पोयम होमर की ओडिसी की बुक 9 पे बेस्ड है। ये पोएम्स में पब्लिश होती 1832, हालांकि इसका कलेक्शन हम देखते हैं लेकिन 1833 इसकी डेट है, ठीक है। 8 कोरिक सॉन्ग्स हैं, आपको याद रखने, देयर आर टोटल 8 कोरिक सॉन्ग्स। इसके दो बार ही कह सकते हैं पब्लिश होता है, 2 एडिशन आते हैं। लोटस ईटर इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, तो होमर की ओडिसी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, होमर की ओडिसी पे। अगर हम बात करें इसकी कंपेनियन पोएम की, तो यूलिसिस इसकी कंपेनियन पोएम मानी जाती है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें जो मैरिनर्स हैं वो बोल रहे हैं। दिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड होमर की ओडिसी के बुक 9 से लिए गए, ये आपको याद रखना है। इसमें स्पेंसेरियन स्टैंजा है, ठीक है, ए बी बी सी सी। तो इसमें आपको स्पेंसेरियन स्टैंजा देखने को मिलेगा। काफी पोएम अच्छी है ये, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है। और यहाँ पे पोएम में हम देखते हैं एक मैरिनर्स का ग्रुप है जो लोटस खाते हैं और उसके बाद वो एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं नींद में चले जाते हैं और ड्राउजी सा फील करते हैं और बाहर की दुनिया से, आउटसाइड वर्ल्ड से पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाते हैं। ओके, इसको ये भी बोला जाता है कि टेनिसन की स्पेन की ट्रिप से ये इंस्पायर है, तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। The Odyssey, in which Odysseus and his men travel through the land of lotus eaters, they attempt to return home from the Trojan War, as well as Odysseus' sailors returning home after the fall of Troy are forced to land in a strange country after a strong wind propels them past the island of Scythia. तो ये ओडिसी का जिक्र है, आपको इतना नहीं ध्यान देना है, बस क्वेश्चन पे आप देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज बाय टेनिसन? The best lack all conviction while the worst are full of passionate intensity, ये Beats की है। The second coming, I was ever a fighter so one fight more, ये Prospike की है। The best and the last, Robert Browning की है lines। Okay, oh sir, she smiled no doubt, ये लाइन्स कहाँ से, तो my last duchess से। सारी लाइन्स आप लोग पढ़े हैं। And maybe there be no sadness of farewell when I embark, ठीक है। तो ये लाइन्स कहाँ से है, ये लाइन्स है क्रॉसिंग द बार से। क्रॉसिंग द बार आपको पोएम याद रखनी, इनकी लास्ट पोएम मानी जाती है, स्वैन सॉन्ग के नाम से भी कह सकते हैं। तो ये पोएम क्रॉसिंग द बार से आती है। क्रॉसिंग द बार एक एलिजी फॉर्म हम कह सकते हैं, इसमें एक्सटेंडेड मेटाफर है जिसमें डेथ को क्रॉसिंग द सैंड बार से कंपेयर किया गया है। क्रॉसिंग द सैंड बार बिटवीन द रिवर ऑफ लाइफ with its outgoing flood and the ocean that lies beyond death, the bundleless deep to which we return. Okay. Which of the following poems did Tennyson win the Chancellor's Gold Medal for Verse? तो मैंने आपको बताया टिम्बक्टू, इन्हें 1829 में कैम्ब्रिज में मिलता है ये प्राइज, और ये वहां पे अपना सोलो कलेक्शन भी पब्लिश करते हैं। 1830 में ये अपना पोएम्स चीफली लिरिकल भी पब्लिश करते हैं। ओके, इनकी पोएम आपको ध्यान रखनी है, टीयर्स आइडल टीयर्स, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यूलिसिस, इन मेमोरियम। Who among the following succeeded Wordsworth as a poet laureate in 1850? तो टेनिसन, ठीक है, टेनिसन बनते हैं। और ये पोएट लॉरेट लगभग हम कह सकते हैं 62 ईयर्स के थे। 1850 से 1892 तक के पोएट लॉरेट थे, ठीक है, 92 तक। अब यहाँ पे आपको मैच करना है। करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड, तो ये लाइंस हैं टेनिसन की ही पोएम से।
आई एम ब्रदर लिपो बाय योर लीव। तो फ्रा लिपो लिपि से ये लाइन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है। द सीव्स कम टुनाइट ये मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम से ली गई है, ठीक है। यहाँ तक मैं पहचान पा रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं और मैच देखते हैं। करेज ही सेड ये अल्फ्रेड टेनिसन की पोएम से मैच है। लोटस ईटर्स की ओपनिंग लाइन है, लोटस ईटर्स की ओपनिंग लाइन है, आई एम पुअर ब्रदर लिपो, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग से लिया गया है। आई कॉट दिस मॉर्निंग्स मिनियन ये जीएम हॉपकिंस की लाइन से, लुक इन माई फेस माई नेम इज माइट हैव बीन, डीजी रोजेटी की पोएम है, और ये तो आप जानते ही हैं मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम है, डावर बीच। जीएम हॉपकिंस डिस्क्राइब अल्फ्रेड टेनिसन पेजोरेटिव एज अ पैरनेशियन, ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाट हॉपकिंस कंसीडर हिज अनइंस्पायर्ड पोएट्री। तो पैरनेशियन क्या है? ये एक फ्रेंच लिटरेरी स्टाइल है जो कि 19th सेंचुरी के दौरान शुरू हुई थी, और इस स्टाइल को हम देखते हैं कि ये इन्फ्लुएंस थी थियोबाइल्ड गॉटियर से, ठीक है, एज वेल एज ऑर्थर, जिसको पेनहॉन्जर से भी इसको पेनहावर से भी ये इंस्पायर थी। तो ये क्वेश्चन आपकी प्री के एग्जाम में इतना नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में बच सकता है। Which of the poem begins with the word I hate? I hate ये poem मॉड शुरू होती है, मॉड इंपॉर्टेंट है। 1854 में ये पब्लिश होती है, कंपोज की जाती है, और ये पब्लिश होती है मॉड एंड अदर पोएम्स इन 1855। मॉड एंड अदर पोएम्स इनका ये कलेक्शन है, ठीक है। मॉड इनका फेवरेट है, अगर क्वेश्चन बनता है विच वर्क वाज फेवरेट तो मॉड है, और इसका पूरा टाइटल है मॉड अ मोनोड्रामा। नॉट अ पेस्टोरल एलिजी, आपको बताना है पेस्टोरल एलिजी कौन सी नहीं है, तो थायरसिस, एडोनाइस, लेसिडस, ये सब पेस्टोरल एलिजी। टेनिसन का इन मेमोरियम पेस्टोरल एलिजी नहीं है, ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। थायरसिस लिखी गई थी मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा, और इनकी फ्रेंड आर्थर ह्यूज क्लो की डेथ पे, जो कि 1861 में जिनकी डेथ होती है। इन मेमोरियम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पेस्टोरल एलिजी के एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं, हालांकि ये एलिजी है, पोएम इन मेमोरी एंड प्रेज ऑफ वन हु हैज डाइड, और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे ट्रेजेडी के, बट ये पेस्टोरल ट्रेजेडी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टर है एज अ शेफर्ड नहीं दिखाया गया है। एडोनाइस ये पीवी शैली ने लिखी है कीट्स की डेथ पे 1821 में, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। लिसिदास आपने देखा, एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखा गया है, रिटन इन 1637 एंड पब्लिश इन 1638, ईयर इंपॉर्टेंट है। ग्लो बगल ग्लो सेट द वाइट इकोज फ्लाइंग, ग्लो बगल आंसर इकोज डाइंग डाइंग, ये लाइंस टेनिसन की पोएम से लिखी गई है, टेनिसन की पोएम से ली गई हैं, तो इसको आप टिक करिए, ठीक है। ये जो पोएम है ये एक रिफ्रेन आप देख सकते हैं, ये जो लाइन्स है ये रिफ्रेन है, और इस पोएम का नाम है द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कैसल वॉल्स, ओके। इतना पोएम का नाम नहीं पूछा जाता, पर आपको पता होना चाहिए, द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कैसल वॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टीयर्स आइडल टीयर आई नो नॉट व्हाट दे मीन, टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डिस्पेयर, ये राइज इन द हार्ट एंड गैदर टू द आईज, ये द प्रिंसेस से लिया गया, प्रिंसेस का सॉन्ग है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। प्रिंसेस से क्वेश्चन ये बनता है कि एजुकेशन की बात किस वर्क में है, एंड इक्वल राइट की बात किस वर्क में है, तो प्रिंसेस में है, एजुकेशन एंड इक्वल राइट, ओके। प्रिंसेस का पूरा टाइटल है द प्रिंसेस आ मेडली, द प्रिंसेस आ मेडली, ये पूरा टाइटल है इसका, और लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, 1847 में पब्लिश होती है, ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, और इसमें आप एक लाइन देखते हैं, द वुमेन इज सो हार्ड अपॉन वुमेन, ओके। इसमें आपको कुछ सॉन्ग्स भी देखने को मिलते हैं, इसमें टोटल 7 सेक्शंस है, ये आप थोड़ा सा याद रखिए, 7 सेक्शंस। इसकी लाइंस है, मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हार्ट, मैन फॉर द sword and for the needle she, man with the head and woman with the heart, man to command and women to obey, all else confusion। तो ये लाइंस कई बार पूछी जाती हैं,
द प्रिंसेस की एक और लाइन है, आस्क मी नो मोर दाई फेट एंड माइन आर स्केल। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। सीरियो कॉमिक ब्लैंक वर्स नैरेटिव पोएम है एंड इसमें टोटल 7 सेक्शन है, ये आप याद रखेंगे। करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड, तो ये आती है लाइंस द लोटस ईटर से, इंपॉर्टेंट है। ओके इट इज बेस्ड ऑन होमर्स ओडिसी। The light began to twinkle from the rocks. The long day waned. The slow moon climbed. The deep moons drawn with round with many voices. ये लाइंस कहाँ पे अपीयर होती हैं? तो यूलिसिस की लाइंस है। यूलिसिस आप लोग एक बार पूरी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूलिसिस में कहीं से भी लाइंस पूछ ली जाती है और बहुत बार पहचान में नहीं आती कि लाइंस उस पोएम की है, तो आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है यूलिसिस, ये भी याद रखना है। सिंगल कैरेक्टर है, इसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, आयम्बिक पेंटामीटर। और यूलिसिस की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूलिसिस कंपेनियन पोएम माना जाता है लोटस ईटर्स का। इसमें कुछ लाइंस हैं, आई एम बिकम अ नेम फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। ठीक है, जो कि विक्टोरियन मोटो भी बनता है, विक्टोरियन एज का मोटो भी हम देखते हैं, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, जो कि इंडिविजुअलिज्म एंड सेल्फ एजर्शन को दिखाता है। यहाँ पे हम देखते हैं यूलिसिस इथाका की भी यहाँ पे रेफरेंस आता है, एंड टेलीमैकस इनके सन है। ओके, पेनीलोप इनकी वाइफ है। हाउ डज यूलिसिस फील अबाउट हिज होमलैंड? तो ये बिल्कुल अनहैप्पी है, डिसकंटेंटेड है, एंड ही ईयर्स टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर अगेन। ओके, वो कहते हैं आई वाज वो कहते हैं कि नॉलेज इज लाइक अ सिंकिंग स्टार। ये और ज्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं, ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्ट। ऐसी बहुत सारी लाइंस आती है जो आपकी लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पोएम को 1833 में लिखा गया था, लेकिन ये पब्लिश होती है 1842 में। इसकी लाइंस कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं। It little profits that an idle king bite their still heart among these barren cracks, matched with an idle wife, matched with an aged wife, I meet and dole unequal laws onto the onto a savage race that hoard and sleep and feed and know not me. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I have enjoyed greatly. I have suffered greatly, both with those that loved me, and alone on shore when through scudding drift the rainy heights vex the dim sea. I am become a name for always roaming with a hungry heart. Much have I seen and known cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least, but honored of them all, and drunk delight of battle with my peers. For on the ringing plains of windy Troy, I am a part of all that I have met, yet all experience is an art, where through gleams that untravelled world whose margin fades forever and forever when I move. How dull it is to pause to make an end, to rust unblemished and not to shine in use, as though to breathe were life piled on life were all too little, and of one to me little remains. But every hour is saved from that eternal silence. Eternal silence matlab that something more, a bringer of new things, and while it were for some 3 suns to store and hold myself, and this grey spirit yearning in desire to follow knowledge like a singing star, beyond the utmost bound of human thought. ठीक है, this is my son Telemachus, to whom I leave the sceptre and the easel. Well loved of me, discerning to fulfill this labor by slow prudence to make mild a rugged people, and through soft degrees subdue them to the useful and the good. मोस्ट ब्लेमलेस इज शी, मोस्ट ब्लेमलेस इज ही। ये जितनी भी लाइंस मैं बोलूँ यहाँ से बीच बीच से लाइन पूछी जाती है। Centered in the sphere of common duties, descend not to fail in office of tenderness, and pay meet adoration to my household God. When I am gone, he works his work, I mine. Next line है, there lies the port, the vessel puffs her sail, there glooms the dark broad seas, my mariners, souls
that have toiled and wrought and thought with me, that ever with a frowning welcome took the thunder and the sunshine and opposed free hearts, free foreheads, you and I are old. Lines बहुत important है. Next lines. Old age has yet his honor and his toil. Death closes all. But something or the end, some work of noble note may yet be done. यहाँ तक lines पूछी जाती हैं. Not becoming men that strove with gods, the light begins to twinkle from the rocks. The long day wanes, the slow moon climbs, the deep moon round with many voices. अब next line important है. Come, my friends, it not too late to seek a newer world. Push off and sitting well, in order smite the sounding furrows, for my purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all the western star until I die. It may be that the gulf will wash us down. It may be we shall touch the happy eyes. Happy eyes आपको reference याद रखना है. And see the great Achilles. ये भी पूछा गया question. Whom we know, though much is taken, much abides, and though we are now that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will, we strive to seek and to find and not to yield. तो मैंने पूरी पोएम आपके लिए पढ़ दी है, क्योंकि सुनने से भी कई सारी लाइंस आपको याद रह सकती हैं. तो यहां से अगर क्वेश्चन बने लाइन से तो आप गलत मत करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अल्फ्रेड टेनिसन बिलोंग्स टू विच एज? तो ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. ठीक है, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं और इनके जो पोएट्री है वो रिफ्लेक्ट करती है विक्टोरियन एज की स्पिरिट एंड विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज. पोएम चीफली लिरिकल, इनका मेन कलेक्शन है इन मेमोरियम HAHH. ये इनकी एलिजी है. ठीक है, पैस्टोरल एलिजी नहीं है, ये आपको ध्यान रखनी है. आइडल्स ऑफ द किंग पब्लिश्ड बिटवीन 1859 एंड 1885. ये आपको याद रखनी है. साइकिल है 12 नैरेटिव पोएम्स का. डील्स विद द थीम ऑफ किंग आर्थर एंड द राउंड टेबल. मॉड एंड अदर पोएम्स, इसका पब्लिकेशन ये याद रखना है. Oh for a touch of vanished hand and the sound of a voice that is still. तो ये vanished hand voice किसको रेफर कर रहा है? आर्थर हेनरी हेलप को. आर्थर हेनरी हेलप की डेथ के बाद 10 साल तक इन्होंने कुछ भी पब्लिश नहीं किया है. 10 साल बाद ही पब्लिश करते हैं. तो जिसमें ब्रेक 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 और इन मेमोरियम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्थर हेनरी हेलम को ही डेडिकेटेड है, या उनके लिए ही लिखी गई, एक तरह से कह सकते हैं आप. उनके लॉस को दिखा रहा है. 1835 में लिखा गया, लेकिन पब्लिश होता है 1842 में. और ये टेनिसन की फीलिंग ऑफ लॉस को दिखा रही है दैट ही फेल्ट आफ्टर आर्थर हेनरी हेलम्स डेथ. ठीक है. पैस्टोरल एलिजी कौन सी नहीं है? तो इन मेमोरियम नहीं है. ठीक है, इसका पढ़िएगा. इसमें 131 सेक्शन है, ये आपको याद रखना है. इसमें एक प्रोलॉग है और एक एपिलॉग है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे. 131 सेक्शन, अ प्रोलॉग एंड एपिलॉग. इसको कंप्लीट करने में 17 इयर्स का समय लगा, ये आप लिखेंगे. और इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था? इसका ओरिजिनल टाइटल था द वे ऑफ द सोल. द वे ऑफ द सोल, ये ओरिजिनल टाइटल था. ठीक है, और इसको आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है. इन मेमोरियम में स्टैंजा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ABBA ये इन मेमोरियम स्टैंजा है. इसमें मैंने आपको बताया एपिलॉग है. एपिलॉग जो है वो एपिथैलेमियन है ऑन द ओकेजन ऑफ टेनिसन सिस्टर एमिलिया टेनिसन की शादी पे. एक एपिथैलेमियन आपको दिखता है. एपिथैलेमियन मतलब मैरिज सॉन्ग. ठीक है, इनकी शादी हुई थी 1842 में और ये फेवरेट पोएम थी क्वीन विक्टोरिया की. फेवरेट पोएम थी किसकी? क्वीन विक्टोरिया की. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. द लेडी ऑफ द शैलॉट टेनिसन का वर्क है, तो यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स देखते हैं. तो लेडी ऑफ द शैलॉट में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि 2 बार पब्लिश होती है, 1833 में और 1842 में. 1833 में भी पब्लिश होती है और 1842 में भी पब्लिश होती है. तो दोनों में जो स्टैंजा है उनके नंबर में अंतर है. 1833 में 20 स्टैंजास थे और 1842 में 19 स्टैंजा थे, ये आपको याद रखना है. इस पोएम में अगर हम देखें तो इस पोएम को नैरेटिव पोएम हम कह सकते हैं. इट इज अ नैरेटिव पोएम इन 4 पार्ट्स में है एंड इट इज अ नैरेटिव पोएम. ओके, और इसके सोर्स की अगर हम बात करें तो सर टॉमस मेलरी का मॉर्टेडी ऑथर इसका सोर्स माना जाता है. और इसमें लेडी ऑफ शैलॉट को बताया गया है जो कि इस आइलैंड पे रह रही है.
एंड यहाँ पे एक जगह का जिक्र किया जाता है, कैमलट। कैमलट नाम की जगह है। इसमें बताया गया कि लेडी पे एक कर्स है कि अगर वो आउटसाइड दुनिया को देखेगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो देखती है बाहर और जो मिरर है वो ब्रेक हो जाता है। तो मिरर जो है वो इल्यूजन वर्सेस रियलिटी को दिखाता है। यहाँ पे हम देखते हैं किंग ऑर्थर की स्टोरी से इंस्पायर है। किंग लॉन्सलट का नाम यहाँ पे आता है, ठीक है। नाइट, नॉट किंग बट नाइट, नाइट लॉन्सलट। तो आपको नाम याद रखना है, LANCELOT, ओके। और ये जो लेडी है ये सॉन्ग गाती रहती हैं। तो लॉन्सलॉट का जब रिफ्लेक्शन ये अपने मिरर में देखती हैं, शी वॉज कैप्टिवेटेड एंड शी कुड नॉट रेजिस्ट हर टेम्पटेशन टू लुक अपॉन द रियल वर्ल्ड एंड टू द नाइट, जिसके कारण वो विंडो से बाहर झांकती हैं कैमलेट की तरफ। और जैसे ही वो बाहर देखती हैं उनके ऊपर कर्स आ जाता है और ये जो मैजिक वेब जिसे ये हमेशा बिनती रहती हैं, जो और इनका जो मिरर है उसमें क्रैक आ जाता है और ये जाती हैं एक इनको एक बोट मिलती है, ठीक है। और ये वहां से जाती हैं कैमलॉट की तरफ। शी सिंग्स अ मॉर्नफुल सॉन्ग और वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। इससे पहले कि इनकी बोट कैमलॉट की तरफ पहुंच पाए इनकी डेथ हो जाती है। एंड एट लास्ट हम देखते हैं लैंसलॉट इनकी बॉडी को देखते हैं, डिस्कवर करते हैं, इनकी बोट देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें इल्यूजन वर्सेस रियलिटी दिखाई गई है। यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि शी ट्राइज टू एस्केप द इल्यूजन, ओके। शी ट्राइज टू एस्केप, नॉट इल्यूजन, शी ट्राइज टू एस्केप एंड एज अ रिजल्ट उसे डेथ मिलती है। ये भी दिखाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इट इज इंस्पायर्ड बाय 13th सेंचुरी प्रोज वर्क डॉना डी स्कॉटा, जहाँ पे लेडी को स्कर्ट्स किया गया था। To be separated from everyone, she weaves a tapestry by looking at a mirror's reflection. पोएम चीफली लिरिकल में कौन सी पोएम नहीं आती है? तो मॉड नहीं आती है क्योंकि मॉड जो है वो मॉडर्न अदर पोएम्स में आती है। 1855 में इसका कलेक्शन आता है, मॉड अमोनो ड्रामा, ठीक है। तो मैरियाना, ऑल थिंग्स विल डाई, नथिंग विल डाई, ये सब पोएम चीफली लिरिकल में आती है, लेकिन मॉड नहीं आती। द डाइंग स्वान भी इसी में आता है। पोएम्स चीफली लिरिकल, आपको इसका पब्लिकेशन ये याद रखना है, 1830। यूलिसेस का पब्लिश होती है तो 1840 में पब्लिश होती है। इसका ईयर आप याद रखेंगे। यूलिसेस पब्लिश्ड इन द ईयर 1842। ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये आपको याद रखना है, कंपेनियन पोएम ऑफ लोटस ईटर्स। इसकी लाइंस मैंने आपको बताई, वो सारी इंपॉर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज बेस्ड ऑन विच वर्क, तो दांते की इन्फर्नो पे बेस्ड है। 1833 में इसे लिखा गया था। इट रिफ्लेक्ट्स अ पैशन फॉर नॉलेज एंड एडवेंचर। हु कॉल्ड टेनिसंस यूलिसेस अ परफेक्ट पोएम, तो टीएस एलियट कहते हैं, ठीक है। इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट एंड नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, इन मेमोरियम की लाइंस हैं, इन मेमोरियम की। 17 ईयर्स लगता है इन्हें कंप्लीट करने में, मैंने आपको बताया था। द लेडी ऑफ द शैलोट, ये लिखा है टेनिसन नहीं। एंड इलेन की स्टोरी ये बताते हैं। इलेन नाम था उस लेडी का, ए यंग नोबल वुमेन हु वाज imprisoned in a tower of the river from Camelot. I am a part of all that I have met, yet all experience is an arc where this gleam that untraveled world whose margin fades forever and forever when I move. The lines important है, यूलिसेस की लाइंस हैं। इन मेमोरियम में टेनिसन किसकी डेथ पे मॉर्न करते हैं, तो अर्थर हेनरी हेलन की डेथ पे। इट कंप्लीटेड इन 1849। इसको पब्लिश किया जाता है 1850 में। एंड ऑर्थर हेनरी हेलन की डेथ कैसे होती है? ही वाज डेड सडनली ऑफ सेरेब्रल हेमरेज इन वियना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इट मे बी दैट गल्फ विल वॉश अस डाउन, इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइजल्स। अभी मैंने आपको यूलिसेस की लाइंस बताई थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि unlike Homer, Tennyson is making the quest of Ulysses for new lands mythical as Elysium, ठीक है।
लास्ट में कहते हैं ही विल एंड अप इन हैप्पी आइजल्स। आइजल्स जैसे कि ग्रीक मैथोलॉजी में है, इलिजियम लोकेटेड बियॉन्ड द वेस्टर्न हॉराइजन, जहां पे वो मिलेंगे एक्किलीज से। एक्किलीज कौन है? ग्रेटेस्ट वॉरियर है, किलर ऑफ हेक्टर एट ट्रॉय एंड लीडिंग फिगर है होमर की एलियट में। ये आपको एक्किलीज का भी नाम याद रखना है। हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरेट? तो टेनिसन। ये सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। Which work took Tennyson to complete 17 years? Which work took 17 years to complete? तो In Memoriam. Which of the following references does not appear in Tennyson's Ulysses? तो Heights, Dempsey, Happy Isles, ये तीनों रेफरेंस आते हैं, ओल्ड ये नहीं आते हैं, ठीक है। तो यूलिसिस की हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। Which of the following expression does not appear in the introduction to Tennyson's In Memoriam? तो देखिए यहाँ पे कुछ लाइंस हैं। Let knowledge grow from more to more, strong son of God, immortal love, ये लाइन इन मेमोरियम में आती है। और wills are ours to make them mine, ये तीनों आती हैं। फोर्थ लाइन नहीं आती है। ओके। Thy root are wrapped about the bones, ये नहीं आती है। पोएट लॉरेट बनते हैं 1850 में। Who among the following poet is the most sensitive to the conflict between the old and the new? तो इसका आंसर होगा टेनिसन, ठीक है। Much that gentle on the spirit lies than tired eyelid upon tired eyes, ये लाइंस किस में आती हैं? तो द लोटस ईटर्स में आती हैं। द लोटस ईटर्स की लाइन है ये। लोटस ईटर्स को आप लोग एक बार रीड करिएगा। टेनिसन पोएम अबाउट विमेन्स राइट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विमेन्स राइट के बारे में द प्रिंसेस में बात करते हैं ये। इसमें दिखाया गया कि एक यूनिवर्सिटी है जो केवल विमेन के लिए है, जहाँ पे मेन का एंट्रेंस बिल्कुल मना है, ठीक है। इन मेमोरियम से रिलेटेड एक और पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं कि इसे 17 इयर्स कंप्लीट करने में लगा। इसमें 132 एलिजीज हैं टोटल। द वे ऑफ द सोल इसका ओरिजिनल टाइटल था एंड क्वीन विक्टोरिया की ये फेवरेट थी। एबीबीए इसका मेमोरियम स्टैंजा, एबीबीए। टीएस एलियट ने इनके बारे में बोला है दैट ही वाज सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट्स, पोएट ऑफ मेट्रिक एंड मेलंकोलिया बोला है इन्हें। सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट्स एक लाइंस पूछी जाती हैं। इनकी लाइफ में एनस मिराबलिस ईयर कौन सा था? तो 1850 था। ही बिकेम पोएट लॉरेट, he married Emily Sherwood and In Memoriam was published. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन यूलिसिस, यूलिसिस कैसी पोएम है? तो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। पोएम एक्सप्रेसिंग द नीड फॉर गोइंग फॉरवर्ड एंड ब्रेविंग द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर है। द लेडी ऑफ शैलोट एंड यूलिसिस, ये किसने लिखी? टेनिसन ने लिखी। ऑर्थर हेनरी एलम वाज टेनिसन्स फ्रेंड। हिज डेथ at Vienna gave birth to the monumental work In Memoriam. Which work reflect the spirit of the patriotic passion of the time? तो Crimean War important है ये, Crimean War. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है द लेडी ऑफ शैलोट में। यहाँ पे लाइंस आती हैं 4 grey ball and 4 grey towers and only reapers reaping early. यहाँ पे हम देखते हैं जो रीपर्स हैं वो लेडी ऑफ शैलोट का सॉन्ग सुनते हैं। whenever they are tired they used to listen the song sung by the lady of Shalott. ओके। एंड ये हमेशा एक टेपेस्ट्री बुनती रहती हैं जो कि इलस्ट्रेट करता है इसके वंडर्स को, इल्यूजनरी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेनिसन सॉ नेचर विद द आईज ऑफ पोएट एज वेल एज विद द आईज ऑफ साइंटिस्ट। तो ये लाइंस है, इसको आप देखिए। पासिंग ऑफ ऑर्थर, इसमें कैरेक्टर है क्वीन गुइनेवेयर, इंपॉर्टेंट है। लैंसलॉट भी इसमें आते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, द प्रूफ की लाइन थी, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। टेनिसन इज फेमस फॉर विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। विच बुक ऑफ टेनिसन डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ विमेन्स एजुकेशन? ये बनता है क्वेश्चन द प्रिंसेस। आइडल्स टीयर्स, आइडल टीयर्स, कम डाउन ओ मेड, ये सारे सॉन्ग किस में आते हैं? तो द प्रिंसेस में। टीयर आइडल्स टीयर्स ये इंपॉर्टेंट है। The book greatly appealed to the Prince and Queen Victoria, तो In Memoriam.
In 1850 he was appointed the poet laureate after the death of Wordsworth. ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं. मॉड क्या है? एक मोनोड्रामा है. मॉड इज अ मोनोड्रामा. लास्ट पोएम जो कि टेनिसन की पब्लिश होती है, द क्रॉसिंग द पार. ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है. ये जब 81 ईयर्स के थे तब इन्होंने इस पोएम को कंपोज किया था. और यहाँ पे रिवर सोलेंट का जिक्र है. सोलेंट नाम की एक रिवर है, इसको मेंशन किया गया है. ही इज गोइंग टू फॉरिंग फोर्ड फ्रॉम एल्डवर्थ. और इनके साथ इनकी ग्रैंड डॉटर है हेलेन. तो यहाँ पे लाइन्स आती है, हेलेन हेलेन आई एम क्रॉसिंग द बार, आई एम क्रॉसिंग द बार. ओके. एल्डवर्थ से ये जा रहे हैं फॉरिंग फोर्ड. वर्ड्स पे इन्होंने लिखा है द डेविल एंड द लेडी. 3 एक्ट्स में द डेविल एंड द लेडी. ये 14 ईयर्स के थे जब इन्होंने लिखा है इसको. एंड मिडीवल स्टोरी को दिखाता है, जैकोबिन स्टाइल में लिखा गया है. बायरोनिक टोन्स भी है इसमें. टिम्बक्टू इन द इनलार्ज फॉर्म ऑफ द पोएम. तो आर्मेगेडॉन की इनलार्ज फॉर्म है टिम्बक्टू. इसका सब्जेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में. तो आर्मेगेडॉन पे बेस्ड है, मतलब इनकी पोएम ही थी. एंड इट इज अबाउट अ लीजेंडरी सिटी इन अफ्रीका. टिम्बक्टू क्या है? लीजेंडरी सिटी है अफ्रीका में. ऑप्टिमिस्टिक पोएम है. ओके. हालांकि टेनिसन इसको इतना वर्दी नहीं मानते थे. सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम इज द मर्डर ऑफ एजी लाइन. ये एग्जाम में, नेट में एग्जाम में क्वेश्चन बना है. एजी लाइन के मर्डर पे बेस्ड है ये. ओके. पोएम्स चीफली लिरिकल की कुछ पोएम्स हैं, इसको आप देख सकते हैं, जैसे मैरियाना, द बैलेड ऑफ ओरियाना. ये सब इंपॉर्टेंट है. टेनिसन लिखते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग. तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का नाम इंपॉर्टेंट है टेथनस. इन मेमोरियम नहीं है ड्रामेटिक मोनोलॉग. यूलिसेस भी है. एंड टिथनस की स्टोरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इसको इन्होंने लिखा है 1833 में. एंड इट फर्स्ट अपीयर इन कॉर्नवेल मैगजीन 1860. यहाँ पे हम इमोर्टैलिटी की थीम देखते हैं. टिथनस वाज अ ब्यूटीफुल मैन. एंड ऑरोरा जो कि गॉडेस ऑफ डॉन हम कह सकते हैं. ओके. ये इनकी लवर थी. एंड इन्होंने इन्हें गॉडेस ऑफ डॉन, DAWN, इन्होंने टिथनस को इमोर्टैलिटी का वरदान दिया, लेकिन यूथ का नहीं, जिसकी वजह से इनकी बहुत ज्यादा एज हो जाती है. एंड नाउ टिथनस रिक्वेस्ट टू अरोरा टू गिव हिम गिफ्ट ऑफ टू टेक द गिफ्ट ऑफ इमोर्टैलिटी. टिटनेस चाहते हैं कि अब अरोरा ने जो इनको एक ब्लेसिंग दी थी, या आप कह सकते हैं जो वरदान दिया था, वो अब वापस ले लें. तो ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको थीम ऑफ इमोर्टैलिटी देखने को मिलती है. बाय द एंड ऑफ इन मेमोरियम स्पीकर क्या करते हैं? ही री एम्ब्रेसेस द क्रिश्चियन विजन ऑफ आफ्टर लाइफ. तो लास्ट में हम देखते हैं पोएम ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है. द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू नो न्यू एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वेज. इंपॉर्टेंट है. मॉडर्न ऑथर्स की लाइन है. मॉडर्न ऑथर्स की काफी बार पूछी जा चुकी है. टेनिसन ने इस आइडल्स ऑफ द किंग की सारी बुक्स को कंप्लीट किया था 1859 तक. मॉर्टेडी ऑथर को केवल इन्होंने पब्लिश किया था 1842 में. ये आप याद रखेंगे, 12 बुक की सीरीज थी, लेकिन 1842 में इन्होंने केवल मॉर्टेडी ऑथर को ही पब्लिश किया था. और इन्होंने कंप्लीट बुक पब्लिश की थी 1869 में. ये कंप्लीट बुक पब्लिश की थी 1869 में, आइडल्स ऑफ द किंग नाम से. आइडल्स ऑफ द किंग. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. ठीक है. जिसमें इन्होंने बताया था कि इनकी जो फेवरेट पोएम है वो पासिंग ऑफ आर्थर है. टिटनस की जो पॉइंट है वहां से आप ये भी ध्यान रखिएगा, टिटनस में ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड स्टोरी है. ठीक है. दिस इज बेस्ड ऑन ग्रीक माइथोलॉजी. ये भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है. As poet laureate said, I do not think that since Shakespeare there has been such a great master of the English as I. तो ये कौन बोलता है? टेनिसन अपने बारे में ही बोलते हैं. ठीक है. टेनिसन बोलते हैं ये, कार्लाइल से बोलते हैं ये. पेस्टोरल एलिजी कौन सी नहीं है? तो ये आपको पता ही, इन मेमोरियम नहीं है. पोएम चीफली लिरिकल में कितनी पोएम्स थी? 256 थी. द लेडी ऑफ शर्लॉट, मैरियाना, द लोटस ईटर, ये सारी पोएम्स किस में आती हैं? तो पोएम्स कलेक्शन में आती हैं. ओके.
1832 का कलेक्शन है। विच पोएम प्लीड्स फॉर इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन? तो द प्रिंसेस प्ली फॉर इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी ऑफ men and women. The poet Tennyson did not get his poetry published for about 10 years because of brutal criticism of his 2 volumes. इनके 2 volumes का बहुत ज्यादा criticism होता है and due to his friend's death also इन्होंने 10 years तक कोई भी वर्क पब्लिश नहीं किया। तो 1832 से 42 तक इन्होंने कोई भी वर्क पब्लिश नहीं किया। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इसमें इसकी थीम क्या है? तो टेनिसंस का ग्रीफ दिखता है ओवर द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हेलन। द टू वॉइसेस लॉक्सली हॉल मॉर्टली दी ऑथर, ये किसने लिखा है? तो टेनिसन ने लिखा है। टीयर्स आइडल टीयर्स ओ मेड, ये सब प्रिंसेस में इंक्लूडेड है। इन मेमोरियम, ये एक एलेजाइक पोएम है। Which collection took 17 years to complete? Collection of 131 poems which are written to pay tribute to Arthur Hallam। 1850 में पब्लिश होती है। तो इन मेमोरियम कलेक्शन है। Tennyson की poem In Memoriam is not merely a pastoral elegy but also a deeply philosophical reflection on religion, science and immortality। तो ये कौन सी poem है? In Memoriam। तो strive to seek, strive to find and not to yield, ये लाइंस ली गई हैं यूलिसेस से। Ring out the old, ring in the new, ये लाइंस कहाँ से हैं? तो In Memoriam से। इंपॉर्टेंट है ये रिंग आउट वाइल्ड रिंग्स, ये पोएम है, मतलब सॉन्ग कह सकते हैं हम या पोएम। इनकी फेमस एलिजी का नाम क्या है? तो इन मेमोरियम। 17 इयर्स इन्हें लगा एंड आर्थर हेनरी हेलम की सेरेब्रल हेमरेज के कारण वियना में डेथ होती है 1833 में। नेक्स्ट टू बाइबल इन मेमोरियम इज माय कंफर्ट, इंपॉर्टेंट है। क्वीन विक्टोरिया कहती हैं ये स्टेटमेंट। विच पोएटिक कलेक्शन ऑफ टेनिसन अबाउंड्स इन हैमलेटिनियन सोलोलुकीज? हैमलेटिनियन सोलोलुकीज तो मॉड है। मॉड पोएटिक कलेक्शन है, मैंने आपको बताया था। Who consider Maud to be antiphonal voice of In Memoriam? तो लॉवेल का कहना है antiphonal voice of In Memoriam कौन सी वर्क है? मॉड। ओके। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस इन दी प्लेस टू नो, ये लाइंस आती हैं द पासिंग ऑफ आर्थर से, इसको आप याद रखेंगे। और आइडल ऑफ द किंग जो 1859 में आता है, इसमें 12 कनेक्टेड पोएम्स थी, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड स्टोरीज थी। हालांकि इसका जो पहला फ्रेगमेंट है द पासिंग ऑफ आर्थर, ये 1842 में पब्लिश होता है। और यहाँ पे किंग आर्थर एंड राउंड टेबल की थीम है। 12 आइडल्स हैं यहाँ पे। एनीड, मर्लिन एंड विवियन, लैंसलॉट एंड एलेन, गुनेवियर। ठीक है। कुछ और भी आते हैं जैसे द कमिंग ऑफ आर्थर, गैरेथ एंड लाइनेट, ग्रैंट, बैलिन एंड बैलन, द होली ग्रेल, पैलेस एंड एट्रेर, द लास्ट टूर्नामेंट, लास्ट इसका जो लास्ट था द पासिंग ऑफ ऑर्थर या मॉर्टिली ऑथर के नाम से भी जानते हैं। द डेथ ऑफ द ऑथर इसका मतलब है। और ये जो पोएम थी ये प्रिंस अल्बर्ट को डेडिकेट थी। ठीक है। टेनिसन की फेवरेट पोएम कौन सी है? तो मॉड। मॉड में देखते हैं कि इनकी खुद की लव स्टोरी हमें दिखने को मिलती है। रोज बेरिंग के साथ इनका एक शॉर्ट लव अफेयर रहता है, तो ये स्टोरी हमें मॉड में भी देखने को मिलती है। टू वर्जिल लिखा है टेनिसन ने। टू वर्जिल इसको लिखा गया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्जिल्स 19th सेंटेनरी सेलिब्रेशन। इनके फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलन की डेथ होती कहाँ पे? वियना में। इन मेमोरियम में कितने पैराग्राफ है? 131 पोएम्स हैं। ओके। वन मोर पॉइंट अबाउट क्रॉसिंग द वर्ड जो आप नोट कर सकते हैं, इसमें लाइन है आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस व्हेन आई हैव क्रॉस द बार। शुरुआत की लाइन अगर देखें तो ये है फॉर थ्रू फ्रॉम आउट बॉन्ड ऑफ टाइम एंड प्लेस द फ्लड में बियर मी फॉर, आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस व्हेन आई हैव क्रॉस द बार। 81 ईयर्स की एज में लिखा था, ये मैंने आपको बताया था। इससे आप नोट कर सकते हैं, कई बार लाइंस पूछी जाती हैं। और यहाँ पे अपनी ग्रैंड डॉटर हेलेन के साथ ये जा रहे हैं। रिवर सोलेंट को ये क्रॉस कर रहे हैं। एल्डवर्थ से फॉरिंग फॉर्स जा रहे हैं। ठीक है, ये मुझे भी याद आया क्रॉसिंग द बार के बारे में। नेक्स्ट देखिए, देयर नॉट्स टू मेक रिप्लाई, देयर नॉट टू रीजन व्हाई देयर वर्क टू डू और डाई। ये लाइंस कहाँ से आती हैं? तो द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड से आती हैं। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन बनता है कि किस कलेक्शन में आती है, तो मॉड एंड अदर पोएम्स में आती है। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड ये मॉड एंड अदर पोएम्स में आती है।
ओके। इनकी पोएम और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस ऑफ लखनऊ, ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न अदर पोएम्स के बारे में एक और पॉइंट है कि इनके पोएट लॉरेट बनने के बाद पब्लिश होने वाला ये पहला कलेक्शन है। ओके। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ये 1854 की एक नैरेटिव पोएम है अबाउट द चार्जेस ऑफ द लाइट ब्रिगेड एट द बैटल ऑफ बैलिक्लेवा ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर। तो यहाँ पे क्रीमियन वॉर की आपको थीम देखने को मिलती है। एंड इस पोएम को पहले पब्लिश किया गया था द एग्जामिनर में 1854 में। लेटर ऑन मॉडर्न अदर पोएम्स में इसको इंक्लूड किया गया था। फेवरेट कौन सी है, तो मॉड है इनकी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफी लोग इन मेमोरियम लगा देते हैं। द राइम स्कीम ऑफ इन मेमोरियम में भी मैंने आपको बताया था, इन मेमोरियम में स्टैंडर्ड काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो ABBA ऑक्टोसिलेबिक लाइंस विद द राइम स्कीम ऑफ ABBA। टेनिसन ने किसको पोएट लॉरेट के तौर पे सक्सीड किया था, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को। 51 लाइंस आती हैं, 51 क्वेश्चन की लाइन Ulysses से, yet all experiences an arc where through gleams that untraveled world whose margin fades forever and forever when I move। important है। सर बिलीवर, ये फिगर होते हैं किस वर्क में, मॉडर्डी ऑथर में, मॉडर्डी ऑथर। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट याद रखना है, मॉडर्डी ऑथर इसको इन्होंने पब्लिश किया था 1842 में, जबकि आइडल्स ऑफ द किंग इसको पब्लिश किया था 1859 में। ये एक डिफरेंस आपको याद रखना है। एंड आइडल्स ऑफ द किंग की अगर हम बात करें तो सर थॉमस मैलरी का ली मॉडर्डी ऑथर, इसकी रीटेलिंग है ये। 12 पोएम्स है इसमें, जबकि अगर हम बात करें मॉडर्डी ऑथर तो ये आप कह सकते हैं एक पोएम मानी जा सकती है सर। ठीक है, इसमें सर्ट वी रिवर आते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल हम डिस्कस करेंगे। टिटनस वाज लव्ड बाय ग्रीक गॉडेस ऑफ डॉन, जिनका नाम क्या था, ऑरोरा। अभी मैंने आपको बताया टिटनस ब्रदर थे प्रायम के। A white haired shadow roaming like a dream, white haired shadow, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो टिटनस है वो काफी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनको जो इमोर्टैलिटी का वरदान मिला है इसके कारण वो अभी भी सफर कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ बाइगमी, इसको किस में डिस्कस किया, इनॉक आर्डन में। ठीक है, इनॉक आर्डन। इससे क्वेश्चन बनता है, ये एक नैरेटिव पोएम है, ट्रैजिक नैरेटिव पोएम है, जिसमें हम देखते हैं फिशरमैन वो शिपरेक्ड बन हो जाता है और उसकी वाइफ को लगता है कि उसकी डेथ हो गई है। देन शी गॉट मैरिड विद अ फ्रेंड। काफी सालों बाद जब वापस आते हैं तो अपनी वाइफ को ये खुश देखते हैं, तो इसलिए वो फिर वापस चले जाते हैं। यहाँ पे 3 लोग हैं, इनॉक आर्डन, फिलिप रे इनकी फ्रेंड है, और एनी ली इनकी वाइफ है। ठीक है, एनी को हालांकि दोनों पसंद करते हैं, बट वो इनोक से शादी कर लेती हैं। और इनोक एक फिशरमैन है, मर्चेंट हम कह सकते हैं, एज अ मर्चेंट सेलर ये जॉब करते हैं। पहले ये फिशरमैन थे, लेटर ऑन ही टेक्स अ जॉब एज अ मर्चेंट सेलर। और फिलिप से ये कहते हैं उस समय की एनी की और उनके बच्चों की ये टेक केयर करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनोक की शिपरेक हो जाती है। मतलब सी में क्या होता है, इनोक की जो शिप है वो शिपरेक हो जाती है और सबको लगता है कि इनकी डेथ हो चुकी है। और इनकी वाइफ एनी फिलिप से शादी कर लेती है। बहुत सालों बाद ये वापस आते हैं तो इनको पता चलता है कि इनकी वाइफ ने शादी कर ली इनकी फ्रेंड से, तो ये हार्ट ब्रेक होते हैं और ये वापस चले जाते हैं। The story of fisherman who returns after long absence and sees that his wife is happily married to another man। तो another man यहाँ पे कौन है, मैंने आपको नाम बताया था अभी, फिलिप। ठीक है, he decides not to disturb her life। इनॉक आर्डन इम्पोर्टेंट है, मॉडर्न ऑथर से पब्लिश किया गया 1842 में। 4 आइडल्स एनिड न्यू इलेन एंड गुनिवेयर, ये अपीयर होते आइडल्स ऑफ द किंग में। पासिंग ऑफ द ऑथर, ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म है मॉडर्न ऑथर का। तो पहले 4 आइडल्स आते हैं, ठीक है, इनिट, मर्लिन एंड विवियन, लॉन्सलॉट एंड इलेन, गुनिवेयर, ये 4 पहले आते हैं और इसके बाद 4 आइडल्स बाद में आते हैं। द कमिंग ऑफ ऑर्थर, गैरेथ एंड, अभी मैंने आपको बताया था, गैरेथ एंड लाइनेट, ग्रैंड, बैडलिन एंड बेलन, द होली ग्रेट, पेलियस एंड एटायर, द लास्ट टूर्नामेंट, द पासिंग ऑफ ऑर्थर। ठीक है, ये 1859 में आते हैं। आफ्टर रिवाइज वर्जन ऑफ आइडल्स, द आइडल्स लाइक द लास्ट टूर्नामेंट इन 1872, गैरेंट एंड लेनेट इन 1872, बार्लिन एंड बेलम इन 1885, ये भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो लगभग 25 साल इन्हें लगता है कंप्लीट करने में। आपको याद रखना है कितने साल लगते हैं इसे कंप्लीट करने में, 25 साल। और ये जो आइडल्स ऑफ द किंग है ये फाइनल फॉर्म में आता है 1889, ये भी याद रखना है।
विच प्ले ऑफ टेनिसन इज नॉट अ प्ले ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेजेडी? तो कब जो है इनके हिस्टोरिकल ट्रेजेडी का पार्ट नहीं है, हिस्टोरिकल ट्रायोलॉजी का पार्ट नहीं। हिस्टोरिकल ट्रायोलॉजी में हम देखते हैं कितने प्ले हैं, 3 प्ले हैं हिस्टोरिकल ट्रायोलॉजी में, आप इनका नाम नोट कर सकते हैं। पहला जो प्ले है वो है क्वीन मैरी। ओके, पहला जो प्ले है वो है क्वीन मैरी, ये इनके हिस्टोरिकल ट्रायोलॉजी का पार्ट है। नेक्स्ट इज हेरोल्ड एंड थर्ड इज बेकेट। बेकेट ये प्ले है हिस्टोरिकल ट्रायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। कई बार इनके प्ले से बना है क्वेश्चन। हिस्टोरिकल ट्रायोलॉजी ये याद रखना है आपको। और इनकी अगर हम प्ले की बात करें तो इसके अलावा भी इन्होंने प्ले लिखी है। द फाल्कन, ये एक सेंटिमेंटल कॉमेडी है जो कि बोकाशियो के डेकोमेनेंट पे बेस्ड है। द कप, ये 2 एक्ट प्ले है जो कि प्लूटार्क की स्टोरी पे बेस्ड है। और 3 ड्रामा मैंने आपको बताया, क्वीन मैरी, हेरोल्ड एंड बेकेट, ठीक है। इनका एक और प्ले है द फॉरेस्टर्स, फुल लेंथ प्ले है। द प्रॉमिस ऑफ मे इनका लास्ट प्ले हम कह सकते हैं, ठीक है। प्रोज में लिखा गया है एक तरह से, जो प्रोज है इसमें डोमिनेंट फॉर्म में है और इसमें फिलिप एडगर सेंट्रल कैरेक्टर है। द टाउन मेंशन इन लेडी ऑफ शैलॉट, तो कैमलोट है, मैंने आपको बताया था। लेडी ऑफ शैलॉट लिव्स इन एन आइलैंड कासल इन अ रिवर which flows to Camelot. Question of women's right and her sphere has been agitating the mind of men for a long time. तो ये किसमें इन्होंने व्यू दिखाया है? The Princess में. What is known today as the Idols of the King began in 1842 with the poem Maudie the author. Last poem क्या है Idols की? तो ये भी आपको याद रखना है। Last poem है Ballad. Queen Victoria found solace in which work? फेवरेट थी इनकी नेक्स्ट टू बाइबल हम कह सकते हैं, इन्होंने बोला था इन मेमोरियम। लास्ट पोएम ऑफ द आइडल ये अपीयर होती तो 1885 में। टोटल 12 पोएम्स है, 12 पोएम्स है इसमें। एज अ प्ले राइट अगर हम बात करें तो टेनिसन अनसक्सेसफुल रहे हैं। इन्होंने कई सारे प्ले लिखे भी, मैंने आपको बताया, द फाल्कन, द कप, क्वीन मैरी, हेरोल्ड, बेकेट। क्वीन मैरी, हेरोल्ड एंड बेकेट हिस्टोरिकल ट्रायोलॉजी थे। द फॉरेस्टर्स, द प्रॉमिस ऑफ मे। टेनिसन का स्वाइन सॉन्ग कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग द पाथ। Who authored हायर पैंथेइज्म? तो टेनिसन ने लिखा द लेडी ऑफ शैलॉट, ये नैरेटिव पोएम है। इलेन नाम है लेडी ऑफ शैलॉट का। सर बिडीवियर किस में अपीयर होते हैं? मॉडर्न दी ऑथर में। मॉडर्न दी ऑथर ओरिजिनली लिखा गया था 1834 में और इसे 1869 में आइडल्स ऑफ द किंग में इंक्लूड किया गया था पासिंग ऑफ आर्थर के नाम से। स्वॉर्ड का क्या नाम है जो कि किंग के द्वारा सर बेडीवियर को दी जाती है इनटू द लेक? तो इस स्वॉर्ड का नाम इंपॉर्टेंट है एक्सकैलिबर। All the knights of the round table are killed in the battle with Mordred at Lyonesse except Sir Bedivere. Sir Bedivere लास्ट में बच जाते हैं और सबकी डेथ हो जाती है। रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट कौन है? तो टेनिसन ही है। जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक है उसको मैं कवर कर रही हूँ। यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट पोएम इनकी रह जा रही है, द डिफेंस ऑफ लखनऊ। द डिफेंस ऑफ लखनऊ आप याद रखेंगे, इसे हम नोट कर रहे हैं अपनी। चेक द पेज, यस, द डिफेंस ऑफ लखनऊ। यहाँ से क्वेश्चन बना है, नेट के एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन। किसकी पोएम है? थीम क्या है इसकी? तो ये एक बैलेड है, बैलेड है और 1857 रिवॉल्यूशन को दिखाती है। 1857 जो रिवॉल्यूशन हुआ था, 1857 की क्रांति, उसको इसकी ये थीम है जिसमें इंग्लिश सोल्जर्स को काफी ग्लोरीफाई किया गया है। ठीक है, ये दिखाया गया कि इंग्लिश सोल्जर्स ने कैसे इंडियन रेबेलियन को कैसे दबाया, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट थीम है। और एक और पॉइंट है कि जॉन विल्सन क्रॉकर जो क्वार्टरली रिव्यू से जुड़े थे, इन्होंने टेनिसन को भी एक्यूज किया था कि वो कॉकनी स्कूल को बिलोंग करते हैं। तो ही वाज एक्यूज्ड ऑफ फॉलोइंग जॉन कीट्स। एक्यूजेशन लगता है जॉन विल्सन क्रॉकर ने लगाया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक वर्क है वर्जीनिया वुल्फ का फ्रेश वाटर, जहां पे इन्होंने टेनिसन को पोर्ट्रे किया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है रेफरेंस से, तो वो आप याद रखेंगे इन विच वर्क ऑफ वर्जीनिया वुल्फ टेनिसन इज पोर्ट्रेट, तो फ्रेश वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर बट मोर ऑफ रेफरेंस इन अस ड्वेल। ये इन मेमोरियम की लाइंस हैं।
टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। तो ये यूलिसिस की लाइंस है। किस पोएम में ऑर्थर हेलेप को ये कॉमेमोरेट करते इन मेमोरियम में? इनकी पोएट्री क्या रिप्रेजेंट करती है? तो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज को रिप्रेजेंट करती है। कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू अपोजिट आइडियाज, अरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, मोरालिटी एंड सेक्सुअलिटी, डाउट एंड फेथ, पॉवर्टी एंड रिच, पुअर एंड द रिच, साइंस एंड रिलीजन, इन सबके बीच आपको कंप्रोमाइज देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हार्ट, मैन फॉर द शोड एंड फॉर द नीडल शीक। ये मैंने आपको भी पूरी लाइन पढ़ के सुनाई थी। द प्रिंसेस से लाइंस ली गई हैं। 1847 में ये वर्क आता है। सीरियो कॉमिक ब्लैंक वर्स नैरेटिव पोएम है, 7 पार्ट्स है इसमें। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड ये कॉमेमोरेट करता है किस बैटल को? बैटल ऑफ बैलेक्लेवा, क्रीमिया। ठीक है, क्रीमियन वॉर में लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, थीम आपको याद रखनी है। लेड बाय लॉर्ड कार्डिगन अगेंस्ट द रशियन फोर्सेस ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बैलेक्लेवा इन 1854। ओनली ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन रोड के क्या वर्क इन्होंने लिखा था? तो द कप। इनके सभी प्ले के नाम आपको याद रखने हैं। द कप इन्होंने लिखा था। There lives more faith and honest doubt, believe me, than in half the creeds. Half the creeds ये कीवर्ड है, तो half the creeds ये लाइंस आती है इन मेमोरियम में। इन मेमोरियम किसकी डेट पे लिखी गई है? तो आर्थर हेनरी हेलम। यहाँ पे आर्थर ह्यूज क्लो आप जल्दी जल्दी में टिक नहीं करेंगे। दोनों ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में मिलते हैं, फ्रेंड बनते हैं। इनकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, 22 साल की उम्र में। ब्रेक 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 ये किसकी डेथ पे लिखा गया है? तो आर्थर आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पे। ओके, अगेन सेम क्वेश्चन, तो ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है। डिफेंस ऑफ लखनऊ एंड अकबर स्टॉर्म ये किसने लिखा है? तो टेनिसन ने लिखा है। ठीक है, यूलिसिस इज अ पोएम ऑफ एक्शन, जबकि लोटस ईटर अ पोएम ऑफ इनएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग माना जाता है यूलिसिस। ब्लैंक वर्स में यूलिसिस के सन कौन है? तो टेलीमेकस। यहाँ पे लाइन है टेलीमेकस के लिए, मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, व्हेन आई एम गॉन ही वर्क हिज वर्क, आई माइंड। किसके लिए बोला गया है? टेलीमेकस के लिए। Which poem by Tennyson is based on Homer's Odyssey and Dante's Inferno? दोनों पॉइंट याद रखना है। Dante's Inferno बहुत लोग नहीं जानते हैं। Ulysses is the king of, कहाँ के किंग है? इथाका के। पोएम Come Down O Maid ये किसने लिखा है? टेनिसन ने। ये सारी पोएम है। सर गैलेट इसमें है, एंड्रिया डेल सार्टो, द स्कॉलर जिप्सी, प्रेल्यूड, सर गैलेट। इसमें आप देखते हैं फाइंड आउट द पोएम ऑफ टेनिसन। इसमें कौन सी पोएम टेनिसन की? एंड्रिया डेल सार्टो, द स्कॉलर जिप्सी। एंड्रिया डेल सार्टो ब्राउनिंग की, द स्कॉलर जिप्सी है एडनॉट की, प्रेल्यूड है वर्ड्सवर्थ की, सर गैलॉट। इसमें कौन सी पोएम टेनिसन की? तो सर गैलॉट। द लेडी ऑफ शार्लोट, इसमें जो लेडी है वो एक आइलैंड में रहती है जो कि एक रिवर के पास है, जो कि कैमलेट की तरफ रिवर जाती है। ठीक है, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, इसमें कौन सा वॉर दिखाया गया है? द क्रीमियन वॉर। क्रीमियन वॉर 1854 को लड़ा गया था। द लेडी ऑफ शार्लोट कहाँ से बाहर का वर्ड देखती है? तो एक मिरर के थ्रू, मिरर से जो बाहर की दुनिया है उसका रिफ्लेक्शन आता है। मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ये ब्रुक से लाइन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से, काफी बार पूछी जा चुकी है। टेनिसन वन द चार्ल्सटन मेडल किस पोएम के लिए इन्हें मिलता है? टिम्बक्टू के लिए 1829 में। हालांकि इनको लगता नहीं कि वो पोएम कोई अवार्ड के लायक थी। ठीक है, उर्सुला इन द रेनबो fantasies about romantic literature and imagines she is a maid waiting to be rescued as in Tennyson's Idol of the King। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे रेनबो जो कि डीएच लॉरेंस ने लिखा है, यहाँ पे उर्सुला फैंटेसी करती हैं कि जैसे टेनिसन के आइडल ऑफ द किंग में रेस्क्यू किया गया था, सेम इन्हें भी रेस्क्यू किया जाएगा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन लोटस ईटर्स? तो ये आपको पता ही है, अल्फ्रेड टेनिसन। एंड दिस पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय हिज ट्रिप टू स्पेन विद हिज बिलवेड फ्रेंड आर्थर हेलम। नेक्स्ट लाइन है, ये कहाँ से ली गई है? Clam mourned without a sound, clam as to switch a calmer grief, and only through the faded leaf the chestnut peppering to the ground। इन मेमोरियम से ली गई है। यूलिसिस के सन का नाम क्या था? तो टेलीमैकस था। क्रॉसिंग द बार ये किसमें मेटाफर आपको देखने को मिलता है? फॉर व्हाट यहाँ पे पूछा गया किस चीज के लिए क्रॉसिंग द बार मेटाफर यूज करते हैं? तो ट्रैवलिंग सेरेनिटी फ्रॉम लाइफ थ्रू डेथ। ठीक है, ट्रैवलिंग सेरेनिटी फ्रॉम लाइफ थ्रू डेथ। इसे ये 1889 की पोएम है और इसे हम कह सकते हैं कि इसे एलिजी के फॉर्म में लिखा गया था। होप टोन ऑफ
फाइनलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। एक्सटेंडेड मेटाफर है इसमें, जिसमें डेथ को कंपेयर कर रहे हैं विद क्रॉसिंग द सैंड वॉर बिटवीन रिवर ऑफ लाइफ with its outgoing flood and the ocean that lies beyond death, the boundless deep to which we return। तो टेनिसन ने इस पोएम को लिखा था। ऐसा माना जाता है कि जब वो सी पे थे, क्रॉस कर रहे थे सॉलेंट को फ्रॉम एल्डवर्थ टू फेरिंगफोर्ड ऑन द आइजल ऑफ वाइट। ठीक है, तो सॉलेंट आप याद रखेंगे। Which narrative poem by Tennyson present the story of a fisherman turned merchant seller who after a shipwreck is marooned on a desert island। ये नेट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इनोक ऑर्डन होगा। क्रॉसिंग द बार मैंने आपको बताया था, स्वान सॉन्ग है। तिथनस, इसकी स्टोरी मैंने आपको बताई थी, उसमें भी नहीं है। ठीक है, क्रॉसिंग द बार, इसमें आपको कैसे टोनैलिटी देखने को मिलती है। क्रॉसिंग द बार विटमैन की डेथ, कैरोल किपलिंग का एल एंड वाई, इसमें आपको होप देखने को मिलती है, होप। यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग आपको बताने इनकी दो पोएम, जो कि यहाँ पे दो पोएम दी गई जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है। पहला तो हो गया यूलिसिस, नेक्स्ट इज कैरोल एंड डफी का मेडुसा। ठीक है, तो यूलिसिस तो आप सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 and 3। नेट के क्वेश्चन है ये सारे। डिफेंस ऑफ लखनऊ, ये भी नेट का ही क्वेश्चन है। डिफेंस ऑफ लखनऊ डीलिंग विद द सीज ऑफ लखनऊ, वन ऑफ द टेरिबल इंसिडेंट ऑफ इंडियन म्यूटनी, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से जो आपके पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में। एक और क्वेश्चन बनता है द प्रिंसेस से कि इसमें कैरेक्टर कौन है, तो यहाँ पे प्रिंसेस ईदा है। प्रिंस का नाम यहाँ पे नहीं बताया गया है, और यहाँ पे जो प्रिंस है वो अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं डिस्गाइज्ड होके एज अ वुमेन स्टूडेंट, हालांकि बाद में पता चल जाता है। और यहाँ पे प्रिंस की जो सिस्टर है वो भी पढ़ाती हैं इस जगह में। ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टेनिसन की फेवरेट पोएम मैंने आपको बताई है, मॉड, जिसे मोनोड्रामा भी बोला है टेनिसन ने। इनका लास्ट वर्क कौन सा माना जाता है, लास्ट प्ले हम कह सकते हैं द प्रॉमिस ऑफ मे। एक लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है, आई एम हाफ सिक ऑफ शैडोज, तो ये लाइंस हैं लेडी ऑफ शलॉट से काफी ज्यादा पूछी जाती है लाइंस, आई एम हाफ सिक ऑफ शैडोज। वन मोर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इनका, एपिटाफ। जब इनकी डेथ होती है तो इनकी डेथ के टाइम पे देखा जाता है कि सिम्बलिन इनकी डेथ बेड पे होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है, which book by Shakespeare was there at the deathbed of Tennyson, तो सिम्बलिन। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, सिम्बलिन थी इनकी डेथ बेड पे, इंपॉर्टेंट है। और इनका जो एपिटाफ है वो भी इंपॉर्टेंट है। एपिटाफ क्रॉसिंग द बार से ही लिया गया है, for through from our bond of time and place the flood may bear me fall, I hope to see my pilot face to face। okay, सिमलिन की लाइन इंपॉर्टेंट है, fear no more the heat of the sun nor the furious winter's rages, thou thy worldly task has done, home art gone and taken thy vases। So this was all about Alfred Lord Tennyson. I hope that this was helpful for all of you, and all the questions are covered in this lecture. We will meet again in the next class. Thank you so much.